हमने बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ा एपिथेलियल का सिंपल और कंपाउंड में। अब हम एक एक टिश्यू को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल की। ठीक है, सबसे पहले अपन सिंपल एपिथेलियल ले रहे हैं और सिंपल में सबसे पहला टाइप कौन सा था? सिंपल स्क्वामस। कैसे पता लग रहा है? देखिए, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके ऊपर आपको सिंगल लेयर ऑफ सेल दिख रही है। सिंगल लेयर मतलब सिंपल और सेल्स का शेप कैसा है? फ्लैट है, मतलब स्क्वामस। तो सिंपल स्क्वामस। अब यहाँ पे क्योंकि सेल्स का शेप बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल पिचकी हुई सेल्स है, ऐसे फ्लैट, तो क्योंकि सेल का साइज बहुत छोटा हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का अमाउंट इन सेल में कम होता है। साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम है, इसका मतलब इन सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल का नंबर भी कम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम है, और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम है, इसका मतलब इन सेल्स के पास एनर्जी बहुत कम होती है। इसका मतलब ये जो सेल्स हैं स्क्वामस फ्लैट सेल्स, ये कभी भी कोई भी एक्टिव फंक्शन नहीं करेगी। ठीक है, कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इनके पास है ही नहीं एनर्जी। क्यों नहीं है? क्योंकि सेल्स के साइज इतना छोटा है, इतना कम साइटोप्लाज्म है उसके अंदर, इतना कम माइटोकॉन्ड्रिया है कि उसके पास एनर्जी है ही नहीं इतनी काम करने जितनी। तो इन सेल के पास एक्टिवली फंक्शन करने के लिए एनर्जी नहीं होती है। इसका मतलब ये सेल्स केवल और केवल डिफ्यूजन बाउंड्री बनाएगी और फिल्ट्रेशन का काम करेगी। मतलब ये सेल्स वहां पे मिलेंगी जहां पे इनको खुद को कुछ ना करना पड़े, कोई काम अपने आप हो जाए। कोई मॉलिक्यूल आ रहा है, ये बीच में एक मेम्ब्रेन की तरह लगा हुआ है, ऊपर से मॉलिक्यूल आया, अपने आप निकल के चला जाए हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में डिफ्यूज करके। डिफ्यूजन जानते हैं ना अपन, हायर टू लोअर, अपने आप ही चला जाए। कोई पार्टिकल अपने आप फिल्टर होकर चला जाए। इन सेल्स को खुद कुछ नहीं करना पड़े, ये हमेशा वहां मिलेगी। मतलब बॉडी में जहां जहां डिफ्यूजन का काम हो रहा है, जहां जहां फिल्टर करने का काम हो रहा है, वहां पे मिलेगी कौन? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्टिवली काम करने के लिए कोई एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल्स का साइज बहुत छोटा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इनमें कम है। यस, सेल्स कैसी होती है? फ्लैट होती है और इरेगुलर बाउंड्रीज होती है। इनकी बाउंड्रीज इरेगुलर है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक, अगर इन सेल्स को हम ऊपर से देखें, टॉप व्यू से देखें, ऊपर से अगर आप देखोगे इन सेल्स को, तो ये सेल्स आपको कैसी दिखेगी? जैसे आपने टाइलें लगा रखी हो, फ्लोर पे टाइल्स बिछा रखी हो, तो टाइल लाइक अपीयरेंस मिलता है। जैसे ऐसे अगर आप ऊपर से टॉप व्यू से देख रहे हो तो आपको सेल्स कैसी दिख रही है? टाइल्स जैसी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दो लेयर में दिखाई, दो लेयर नहीं होगी। अगर सिंपल स्क्वामस है तो एक ही लेयर होगी। मैं स्क्वामस की बात कर रहा हूँ, फ्लैट सेल्स है, ऊपर से देखा तो आपको कैसी दिख रही है? टाइल्स जैसी। ठीक है, तो ये टाइल लाइक अपीयरेंस, चलो इस लेयर को हटा देते हैं अगर ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। आप देखिए इसमें आपको सेल्स कैसी दिख रही है? टाइल्स जैसी। ठीक, तो टाइल लाइक अपीयरेंस आया, यानी कि जब भी आप टॉप व्यू से सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल को देखोगे आपको टाइल लाइक अपीयरेंस आएगा, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट होता है ना, चलने की जगह, फ्लोर, फुटपाथ, पेवमेंट एपिथेलियम। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिंपल स्क्वामस कैसा दिख रहा है? टाइल्स जैसा। अगर अब इन्हीं सेल्स को हम साइड से देखें, ऐसे साइड में खड़े होकर अगर इसको देखें, आप देखिए ये ब्लड वेसल है, एक पाइप है, इस ब्लड वेसल के अंदर की तरफ ये लाइनिंग है, ये कैसा है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। जब मैं इसको इधर से देख रहा हूं तो मेरे को कैसा दिख रहा है? वेव जा रही है सेल्स की, देखो ऐसे वेव्स दिख रही। तो साइड व्यू से अगर आप देखते हो तो वेव जैसा दिखता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं टेसिलेटेड एपिथेलियम। तो सिंपल स्क्वामस के ही दूसरे नाम है, पेवमेंट एपिथेलियम और टेसिलेटेड एपिथेलियम। आपको एग्जाम में क्वेश्चन में अगर टेसिलेटेड एपिथेलियल पूछ रहा है, इसका मतलब वो सिंपल स्क्वामस की बात कर रहा है, लेकिन वो सिंपल कैसा दिखना चाहिए? वेवी, वेव्स की तरह दिखना चाहिए, तो वो टेसिलेटेड हो गया। अगर आपको एग्जाम में पेवमेंट एपिथेलियल पूछ रहा है, इसका मतलब वो सिंपल स्क्वामस की बात कर रहा है, बट वो दिख कैसा रहा है? टाइल्स जैसा दिख रहा है, पेवमेंट एपिथेलियल। ठीक है, सारे ही सिंपल स्क्वामस के ही नाम है। ठीक है, अब ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल मिलता कहाँ है? इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप फंक्शंस के हिसाब से इसके एग्जांपल्स याद कर सकते हो। मैंने क्या कहा, ये कहाँ मिलता है? फंक्शन, वहां पे जहां इनको खुद को एक्टिवली कोई काम ना करना पड़े, डिफ्यूजन के थ्रू अपने आप काम हो जाए। मतलब ये तो केवल डिफ्यूजन की मेम्ब्रेन बना रहे हैं, कोई मॉलिक्यूल आएगा खुद ब खुद जला जा, भाई मैं तो ना तो तेरे को भेज सकता हूँ ना तेरे को ले सकता हूँ, मेरे पास एनर्जी नहीं है ना। तो ये वो वाला काम करता है डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने का। तो जहां जहां डिफ्यूजन का काम हो रहा है, वहां पे आपको सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल मिलेगा। एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था, जितने भी एग्जाम्पल्स के नाम लिए जा रहे हैं ये बॉडी पार्ट्स हैं सारे, तो आगे इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे भी सही।
है ना, सारे चैप्टर्स आएंगे अलग सेपरेटली, उन अलग पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ये सारे के सारे कहीं ना कहीं नाम आएंगे। हमें अभी इनके एग्जाम्पल याद करने हैं, ठीक है, एनिमल टिश्यू में मतलब बॉडी के किस किस पार्ट में कौन कौन सा टिश्यू होता है, इसीलिए। सिंपल स्क्वैमस का पहला एग्जाम्पल है बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल कहाँ है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं नेफ्रॉन, और इस नेफ्रॉन का ऐसा एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये कप जैसा एक कप शेप का एक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर क्या है? बाउमेंस कैप्सूल। इस बाउमेन कैप्सूल के अंदर यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं, दीज आर नॉन एज द पोडोसाइट सेल्स, दीज आर मॉडिफाइड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो बाउमेन कैप्सूल के अंदर जो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बना होता है, और इसकी इनर जो सेल्स होती हैं इनको हम कहते हैं पोडोसाइट सेल्स, ये भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम आपने पढ़ा है। यहाँ काम क्या होता है? हमारे ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ आता है और यहाँ से फिल्टर होके इस नेफ्रॉन में चला जाता है, आपने पढ़ा। तो देखो फिल्टर करने का काम कर रही है ना पोडोसाइट सेल, फिल्ट्रेशन। मैंने कहा तो सही, सिंपल स्क्वैमस का काम क्या है? जहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा हो, यहाँ जहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा हो, तो यहाँ पे ब्लड को फिल्टर किया गया, ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करके नीचे लाया गया, बाउमेंस कैप्सूल। आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आगे आप एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ोगे अभी। दूसरा एग्जाम्पल है एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। हम जानते हैं हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती हैं, ये एल्वियोलाई है लंग्स की। इस एल्वियोलाई की लाइनिंग, यहाँ पे ऑक्सीजन आती है, CO2 जाती है बाहर, इस ऑक्सीजन को ब्लड में भेजना है ना, ये ब्लड है, ये ब्लड वेसल जा रही है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? ब्लड में, और CO2 कहाँ आएगी? ब्लड से एल्वियोलाई में। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? डिफ्यूजन से। ऑक्सीजन ज्यादा थी एल्वियोलाई में, तो एल्वियोलाई से कहाँ चली गई? ब्लड में, और ब्लड में CO2 ज्यादा थी तो यहाँ से कहाँ आ गई? एल्वियोलाई में। तो क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ। तो ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने का काम भी कौन कर रहा है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इस एल्वियोलाई की ये लेयर जो होती है, यहाँ पे न्यूमोसाइट सेल्स लगी होती है। कौन सी सेल्स होती हैं? न्यूमोसाइट सेल्स। आप पढ़ोगे आगे रेस्पिरेशन में, जब एल्वियोलाई पढ़ोगे तो यहाँ पे न्यूमोसाइट दो तरीके की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो जो न्यूमोसाइट टाइप 1 होती है वो किसका एग्जाम्पल है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का। क्या काम करता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम? इसका मतलब गैसियस एक्सचेंज करवाएगा, इसका मतलब डिफ्यूजन का काम करता है। ठीक। थर्ड वन इज द मेसोथेलियम। क्या है? देखिए मेसोथेलियम समझाता हूं आपको। मेसोथेलियम का मतलब हमारा जो सीलोम है। अब सीलोम क्या है सर? मेसोथेलियम तो बाद में समझाओ, पहले सीलोम तो समझाओ। मैंने कहा था आपको सीलोम मतलब खाली जगह। देखिए आप समझिए, जैसे मैं खड़ा हूं तो ये क्या है? मेरी बॉडी वॉल। ये पूरी पूरी क्या है? बॉडी वॉल है ना, बॉडी वॉल। एक्टोडम। अंदर क्या जा रहा है मेरे? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जा रहा है, ये स्टमक, इस तरीके से इंटेस्टाइन, ये। तो ये पूरा क्या है? एंडोडम। देखो सबसे बाहर एक्टोडम, सबसे अंदर की तरफ जो एलिमेंट्री कैनाल वो एंडोडम। अब इस एक्टोडम और एंडोडम के बीच में खाली जगह भी तो है। ये सब जगह क्या है? खाली है ना, ये पूरा क्या है? खाली जगह। इसी को क्या कहते हैं? सीलोम। इसी को क्या कहते हैं? सीलोम। क्लियर है? इस सीलोम में, इस खाली जगह में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। इसी खाली जगह में आप देखोगे हार्ट भी होता है ना, हार्ट। इसी खाली जगह में तो पड़ा है हार्ट। तो ये अंदर एलिमेंट्री कैनाल गई, हार्ट है ना यहाँ पे खाली जगह में। ठीक है, इसी खाली जगह में हमारे लंग्स भी पड़े होते हैं। समझ में आई? ठीक है, तो ये हार्ट, ये लंग्स और ये हमारा स्टमक जा रहा है, ये भी तो खाली जगह में ही है। ठीक है, तो इन हार्ट, लंग्स और स्टमक के बाहर की जो कवरिंग होती है, इसी को कहते हैं मेसोथेलियम। हार्ट के बाहर एपिथेलियल की एक कवरिंग होगी, ये हार्ट जा रहा है, इसके बाहर एपिथेलियल की एक कवरिंग आएगी, इसका नाम होता है पेरिकार्डियम। कार्डियम मतलब हार्ट है, तो ये पेरिकार्डियम। ठीक है, लंग्स के बाहर एक एपिथेलियल की कवरिंग होगी, प्लूरा। पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा आपने नाम सुना होगा, तो ये भी एपिथेलियल है। कौन सा? मेसोथेलियम। स्टमक है, स्टमक के बाहर भी एक कवरिंग होगी, पेरिटोनियम। मेसोथेलियम। ये किसके बने हुए हैं? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब याद करिए, मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियल एक ऐसा टिश्यू है जो तीन ओजोम लेयर से बनता है। एक्टोडम सबसे बाहर की बॉडी वॉल, स्किन है ना, एक्टोडम।
सबसे अंदर अंदर की तरफ आपका इंटेस्टाइन आएगा, एंडोडर्म हो गया आपका। और ये सीलोम, सीलोम में कौन है, मीजोडर्म होता है ना, मीजोथीलियम आया, मीजोथीलियम। देखो इस सीलोम में जितने भी ऑर्गन्स पड़े हुए हैं इनकी कवरिंग क्या है, मीजोथीलियम। किसका एग्जांपल है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल का। बात समझ में आई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एंडोथीलियम। ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल की जो इनर लाइनिंग, ये आपको जो मैंने दिखाया था टेसिलेटेड अपीयरेंस, ये एंडोथीलियम का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, एंडोथीलियम, सबसे अंदर की तरफ है इसलिए एंडोथीलियम। इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट वॉल, ये हार्ट की वॉल के बाहर तो पेरिकार्डियम है, और अंदर की अगर आप लाइनिंग की बात करोगे तो यहाँ पे भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल होता है। ठीक है, हार्ट की वॉल के बाहर पेरिकार्डियम, वो भी सिंपल स्क्वेमस है, और हार्ट की वॉल के अंदर की तरफ भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल स्क्वेमस इतनी सारी जगह प्रेजेंट है। बाउमेंस कैप्सूल, ये हमारे नेफ्रॉन, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, उसमें कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पोडोसाइट सेल्स हैं। काम क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करने का। एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, लंग्स में जो एल्वियोलाई है उसकी लेयर लाइनिंग पे दो तरीके की न्यूमोसाइट सेल्स है, न्यूमोसाइट टाइप 1, न्यूमोसाइट टाइप 2। ये न्यूमोसाइट टाइप 1 क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या करती है, गैसियस एक्सचेंज करवाती है, ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज करवाती है। तो सर न्यूमोसाइट टाइप 2 किसका बना होगा, न्यूमोसाइट टाइप 2 इज एग्जांपल ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वो कुछ सीक्रेट करती है। तीसरा मीजोथीलियम, जो हमारे सीलोम के अंदर खाली जगह में जितने भी ऑर्गन्स हैं इनकी कवरिंग को मीजोथीलियम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हार्ट की कवरिंग को हमने नाम दिया पेरिकार्डियम, लंग्स की कवरिंग को बोला प्लूरा, स्टमक के बाहर की जो कवरिंग है उसको बोला पेरिटोनियम। एंडोथीलियम, ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग जो है, दिस इज नोन एज द endothelium, which is also example of the tesselated epithelium, और inner side of the heart wall, हार्ट की वॉल के अंदर की तरफ जो होता है वो भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। ठीक, तो ये इस तरीके से इसके एग्जांपल। अब क्वेश्चन ये कि क्या सर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल की सेल्स कभी मॉडिफाई होती है, क्या ये अपने अंदर अपनी मेम्ब्रेन को माइक्रोविलाई में कन्वर्ट करती है, क्या ये अपनी मेम्ब्रेन पे कभी भी सीलिया या काइनोसीलिया लगाती है, तो आंसर है नो। क्यों, क्योंकि ये खुद कोई एक्टिव काम करती ही नहीं है, तो ये अपने आप को मॉडिफाई क्यों करेगी, भाई ये खुद एक्टिव तो कुछ कर ही नहीं रही ना, ये तो डिफ्यूजन का काम करती है, भाई तो पड़ी है, बस एक मेम्ब्रेन बना दी, जिसको आना आओ जिसको जाना जाओ, ये खुद थोड़ी कुछ कर रही है। तो फिर माइक्रोविलाई बनाने की जरूरत क्या है इनको, तो फिर इनको सीलिया बनाने की जरूरत क्या है। माइक्रोविलाई सीलिया हमेशा उन सेल में बनेगा जो एक्टिवली काम करे, यानी कि क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स में। इन सेल्स में कभी कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। क्लियर, तो पहला टिश्यू हो गया सिंपल स्क्वेमस। चलिए दूसरे टिश्यू पे चलते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर से वही बात हम बोल रहे हैं, सिंपल और क्यूबॉइडल। सिंपल के लिए सबसे पहली बात देखिए आप, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल लेयर ऑफ सेल, पहले बता चुका हूं, मतलब सिंपल हो गया। इस सेल्स का शेप कैसा है, क्यूब शेप दिख रहा है, इसलिए सिंपल क्यूबॉइडल है ना। तो लिखा है मैंने सिंगल लेयर और क्यूब शेप होता है। क्यूब शेप यानी कि इन सेल्स का जो साइज है वो स्क्वेमस की कंपैरिजन में बड़ा है। स्क्वेमस तो बिल्कुल पिछी हुई सेल थी, बिल्कुल फ्लैट थी, लेकिन इन सेल्स का साइज जो है स्क्वेमस के कंपैरिजन में बड़ा है, मतलब इनके अंदर साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज्यादा है, मतलब इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज्यादा होगा, मतलब इनके पास एनर्जी ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में, स्क्वेमस के कंपैरिजन में। और जब इनके पास एनर्जी ज्यादा है मतलब ये सेल्स एक्टिवली फंक्शन कर सकती है। तो जहां जहां पे सीक्रेशन का, एब्जॉर्प्शन का, एक्सक्रीशन का काम होता है, वहां वहां पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स मिलती है। एब्जॉर्प्शन करना है मतलब इनको खुद काम करना पड़ रहा है, एनर्जी चाहिए ना उसके लिए, इनके पास है एनर्जी। सीक्रेशन करना, किसी मटेरियल को बाहर निकालना है, तो सीक्रेशन करने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है इनके पास, क्योंकि इनका साइज बड़ा है, इनके अंदर साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज्यादा है, तो ये खुद एक्टिवली काम करती है। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल को जर्मिनल एपिथेलियल भी कहा जाता है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को जर्मिनल एपिथेलियम भी कहा जाता है। जर्मिनल एपिथेलियम क्यों, क्योंकि जो गोनेड्स होते हैं, मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरीज, तो टेस्टिस और ओवरीज के अंदर लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और ये सेल डिवाइड करके क्या बनाती है, जर्म सेल्स। जर्म सेल्स का मतलब मेल के अंदर स्पर्म्स, फीमेल के अंदर ओवम। उनका फॉर्मेशन इन्हीं सेल्स की लेयर से डिवाइड होने से बन रहा है, इसीलिए इनको हमने जर्मिनल एपिथेलियल भी बोल दिया। जर्मिनल मतलब जर्म्स बनाने वाली, जर्म्स मतलब कीटाणु नहीं, जर्म सेल्स, स्पर्म एंड
ओवा, इसमें मेल और फीमेल में। तो इनके टेस्टिस और ओवरी की लाइनिंग में प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल को हम जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। ठीक, एक्टिवली काम करेगी क्योंकि एनर्जी है, तो मिलेगी कहाँ कहाँ, एग्जाम्पल समझते हैं। थायराइड वेसाइकल्स, थायराइड ग्लैंड है हमारे यहाँ पे, है ना, हमारे यहाँ गले में थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे वेसाइकल्स होते हैं, ये ऐसे वेसाइकल्स हैं। इन वेसाइकल्स के अंदर जो है इनकी जो लाइनिंग होती है, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रही है सेल्स, दीज आर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम वेसाइकल्स। अब ये करती क्या है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करती इनएक्टिव फॉर्म में, और ये थायरॉक्सिन का सीक्रेशन यहाँ पे कहाँ करती है, इसके ल्यूमेन में, अंदर यहाँ पे सीक्रेट कर दिया इन्होंने, यहाँ स्टोर हो गया। ठीक है, यहाँ पे किसने सीक्रेट किया, साइकिल ऑफ थायराइड ग्लैंड की सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स ने सीक्रेशन कर दिया इनएक्टिव फॉर्म में, किसका, थायरॉक्सिन का। आदमी एक्टिव होके बॉडी में रिलीज हो जाता है। ये एसिनी ऑफ पेनक्रियास, हम जानते हैं पेनक्रियास एक लीफ लाइक ग्लैंड होती है, स्टमक के नीचे लगी हुई ऐसी लीफ लाइक ग्लैंड है ना। मिक्सोक्राइन ग्लैंड होती है पेनक्रियास, जो कि एंजाइम और हार्मोन दोनों का सीक्रेशन करती है। तो इस पेनक्रियास के अंदर 99% पार्ट ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं एसिनी, ऐसे साइकिल शेप में होता है, एसिनी कहलाता है ये सारे क्या हैं, एसिनी। 99% पार्ट ऑफ द पेनक्रियास इज कवर्ड बाय द एसिनी ऑफ पेनक्रियास, एसिनी है, एसिनर सेल्स कहलाती हैं, सारी की सारी एसिनी है। किसकी बनी है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी हुई। ये पूरा सर्कल क्या है, एसिनी, इसमें सिंगल सेल क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक, तो ये हो गया एसिनी ऑफ पेनक्रियास। और इसके बीच में 1% जो सेल्स होती हैं वो किसकी होती है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पढ़ा ना आपने, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, नहीं पढ़ा तो एंडोक्राइन में आएगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसका काम तो क्या है, ये तो हार्मोन सीक्रेशन करती है, ये भी अपने काम की नहीं है, तो हार्मोन सीक्रेशन करेगी, ये भी अपने काम की नहीं है। एसिनी ऑफ पेनक्रियास ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल की बनी है, और क्योंकि हम जानते हैं सिंपल क्यूबॉइडल का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन और एक्सक्रीशन करना, तो ये एसिनी ऑफ पेनक्रियास क्या करती है, ये पेनक्रियाटिक जूस के अंदर ये जो है सीक्रेशन करती है एंजाइमेटिक पार्ट का, सीक्रेशन करवा रही है। मैंने कहा सीक्रेशन, एसिनी ऑफ पेनक्रियास, सीक्रेशन, सीक्रेशन मतलब सिंपल क्यूबॉइडल का काम है सीक्रेशन करना, तो यहाँ से भी सीक्रेशन हुआ, यहाँ से भी सीक्रेशन हुआ। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड जो होती है उसमें स्वेट सीक्रेट होता है, तो ये स्वेट ग्लैंड है, इसके दो पार्ट है। ये नीचे वाला पार्ट जो है जैसे सीक्रेटरी यूनिट, और ऊपर वाला सीक्रेटरी डक्ट। तो ये जो यूनिट वाला पार्ट है, सीक्रेटरी पार्ट, इसकी जो सेल्स है वो भी किसकी बनी है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। और इनका काम क्या है, लगातार ये स्वेट का सीक्रेशन करती रहती है, जो इस डक्ट के थ्रू कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। यस, बाकी नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, आइरिस कॉरोइड सीलियरी बॉडी ऑफ द आईज। हमारी आईज के अंदर होते हैं ये सारे स्ट्रक्चर, आप पढ़ोगे आगे चल के। आइरिस कॉरोइड सीलियरी बॉडी, ये भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल के बने हैं, वाटरी फ्लूइड का सीक्रेशन करने का काम करते हैं बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इज द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन जिसमें आता है आपका पीसीटी, ठीक है, जिसमें आता है आपका बीसीटी, है ना, पीसीटी डीसीटी आया, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। इसमें भी सिंपल क्यूबॉइड, और लूप ऑफ हेनले हो गया, ठीक है, लूप ऑफ हेनले में थिक सेगमेंट, थिन सेगमेंट, जो थिक सेगमेंट होता है वहां पे होता है। तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन भी बना होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल का, क्योंकि यहाँ से भी वाटर का, न्यूट्रिएंट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता रहता है। ठीक, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स हैं जहां जहां सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल प्रेजेंट है। अब मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि सेल्स अपने फंक्शन के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करती है। ये सेल कर क्या रही है, हमने पढ़ा कि सिंपल स्क्वेमस का खुद का कोई काम नहीं है, वो खुद कुछ नहीं करती है, वो पड़ी रहती है, वो काम जो भी करना है वो मॉलिक्यूल को अपने आप करना पड़ता है, जिसको आना है वो आओ, जिसको जाना है जाओ, वो तो खुद कुछ नहीं कर रही, वो तो डिफ्यूजन बाउंड्री बना रही है। इसीलिए सिंपल स्क्वेमस की कोई भी सेल मॉडिफाई नहीं होती है। लेकिन सिंपल क्यूबॉइडल तो खुद एक्टिवली काम करता है ना, ये एब्जॉर्प्शन भी करता है, सीक्रेशन भी करता है।
एक्टिवली काम करता है, इसीलिए अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अपनी सेल्स को मॉडिफाई भी करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल की सेल्स के मॉडिफिकेशन, इस सेल्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है देखिए। सबसे पहला मॉडिफिकेशन ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल। क्यूबॉइडल एपिथेलियल है, अगर वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल ने अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मॉडिफाई करके माइक्रोविलाइज में कन्वर्ट कर दिया। अब याद करो, मैंने आपको बेसिक जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया था एपिथेलियल का, वहाँ पे आपको माइक्रोविलाई में क्या पढ़ाया था कि जब भी माइक्रोविलाई टर्म यूज करूँ समझ लेना ब्रश बॉर्डर। माइक्रोविलाई छोटे छोटे से प्रोसेस हैं, नॉन मोटाइल नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा एब्जॉर्प्शन और ज्यादा सीक्रेशन हो सके। तो ये ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ब्रश बॉर्डर आ गया मतलब माइक्रोविलाई। ठीक है, हाँ मिलता है पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले पार्ट में, जहां से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, किसका, वाटर का, सॉल्ट का, न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, कहां से, फिल्ट्रेट के अंदर। ये मैंने कहा था ना आपको, ये बाउमिन कैप्सूल और ये है पीसीटी। ब्लड में से जो मटेरियल फिल्टर होके आया, इसमें से जो एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया फिल्टर होके, उसको वापस से कहाँ भेज दिया जाता है, ब्लड में। तो किसके थ्रू अब्जॉर्ब होता है, वो पीसीटी से। ठीक है, पढ़ोगे आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। अभी आपको याद रखना पीसीटी क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जहां से एक्स्ट्रा वाटर, मान लो ब्लड में से वाटर निकल के आ गया था नेफ्रॉन में, लेकिन ज्यादा आ गया तो उसको वापस से ब्लड में भेजना पड़ेगा। कोई ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ गया ब्लड में से निकल के, किस में आया, फिल्ट्रेट में, नेफ्रॉन में आ गया, उसको वापस से कहाँ भेजना पड़ेगा, ब्लड में। तो वो कहाँ से होता है, पीसीटी से। एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो माइक्रोविलाई चाहिए। दूसरा मॉडिफिकेशन है सीलिया, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल सेल्स में क्या लग जाए, ये सेल्स का शेप कॉलम शेप हो गया है, इसको क्यूब शेप करना पड़ेगा। डायग्राम में सेल्स का शेप कैसा दिख रहा है, कॉलम शेप दिखने लग गया, तो इसको अपन क्यूब, ये कॉलमनार हो गया इसलिए इसको क्यूबॉइडल कर देते हैं। तो ये आप इस तरीके से शेप बनाइए, ये क्यूब शेप दिख रहा है। अब इस क्यूब शेप में क्या लग जाए, माइक्रोविलाई लग जाए। ठीक, ये सॉरी सीलिया लग जाए, ये इस तरीके से, ये सीलिया, ये हो गया सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सी क्यूब शेप था तो क्यूबॉइडल और ऊपर सीलिया लग गया। हमने पढ़ा था सीलिया का काम क्या, किसी पार्टिकल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करवाना। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहाँ का प्रेजेंट है, नेक ऑफ द नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट भी नेफ्रॉन का ही पार्ट है। तो नेक ऑफ द नेफ्रॉन, आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे वहां पे आपको बाउमेन कैप्सूल के बाद नेक आता है, तो वो क्या करता है, फिल्ट्रेट को आगे भेजने का काम करता है। यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये आपका बाउमेन कैप्सूल, इस बाउमेन कैप्सूल के बाद एक छोटा सा पोर्शन आएगा, दिस इज नेक ऑफ द नेफ्रॉन। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है पीसीटी, ये पीसीटी। ये जो नेक ऑफ द नेफ्रॉन है, यहाँ पे सीलिया लगे होते हैं, ये सीलिया। इनका काम क्या है, ऊपर से कोई भी मटेरियल आ रहा है इसको मूवमेंट करवा के आगे भेजने का काम करते हैं। जब ये फिल्ट्रेट लास्ट में पहुंचेगा तो लास्ट में कहाँ पहुंचेगा, ये पहुंचेगा कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, और कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, यहाँ से भी जो है मटेरियल को आगे भेजा जाता है। ठीक है, फिल्ट्रेट को कहाँ भेजा जाता है, आगे की तरफ मूवमेंट करवाया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये सिंपल क्यूबॉइडल अपने आप को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। कहाँ कहाँ, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग। मिलेगा कहाँ, जहाँ एब्जॉर्प्शन करने की जरूरत पड़ रही है, सीक्रेशन करने की जरूरत पड़ रही है, वहां पे। ठीक, तो बेटा नेक्स्ट जो है अपना टिश्यू का टाइप वो है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। हमने सिंपल स्क्वमस पढ़ लिया, सिंपल क्यूबॉइडल पढ़ लिया, तीसरा टाइप है सिंपल कॉलमनार। हमने पढ़ा था सिंपल का मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, और वो जो सेल्स है उनका शेप कैसा है, टॉल, स्लेंडर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, लेकिन सेल्स का शेप कैसा है, लंबी लंबी सेल्स है, इलोंगेटेड सेल्स है, और इनका न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में नहीं होता, बल्कि इनका न्यूक्लियस बेस पे होता है। ठीक है, अब क्योंकि सेल की साइज बहुत बड़ी है, स्क्वेमस और क्यूबॉइडल के कंपैरिजन में इन सेल्स की साइज बहुत बड़ी, मतलब इनमें सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसीलिए इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रेजेंट होती है एज कंपेयर टू स्क्वेमस एंड क्यूबॉइडल। बहुत ज्यादा एनर्जी, इसका मतलब इनका काम भी एक्टिवली होता है, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है कौन कौन से फंक्शन में, एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। क्यूबॉइडल भी एब्जॉर्प्शन सीक्रेशन करती है कम लेवल पे, इनका काम और ज्यादा एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन करने का होता है क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रेजेंट होती है। कहाँ मिलता है ये टिश्यू मिलता है आपको बाइल डक्ट और लिवर के अंदर। ठीक है, बाइल डक्ट, जनरली जो डक्ट्स होती हैं उनके अंदर कॉलमनार एपिथेलियम नहीं होता है, लेकिन बाइल डक्ट यहाँ पे आप एक अलग से आप एक्सेप्शन मान के चलिए कि बाइल डक्ट जो है एक ऐसी डक्ट है जिसमें सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट है, और साथ ही में यहाँ पे है लिवर।
लिवर के अंदर भी सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम होता है। इसका काम होता है सीक्रेशन, बाइल जूस का सीक्रेशन होता है, सारा सीक्रेशन बाइल जूस का होता है। ठीक है, तो वो बाइल जूस का सीक्रेशन करवाने के लिए सेल्स जो है यहाँ पे कौन सी होनी चाहिए, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक, अब हमने पहले भी पढ़ा था कि सेल्स जो है एपिथेलियल की, ये अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करती है, जैसा इनका फंक्शन वैसा ये मॉडिफिकेशन करेगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे अब कॉलमनार के मॉडिफिकेशन क्या क्या है। पहला है ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम, हमने क्यूबॉइडल में भी पढ़ा ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल। सेल के ऊपर अगर माइक्रोविलाई लग जाए तो वो क्या हो जाता है, ब्रश बॉर्डर्ड। तो यहाँ पे ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार सेल्स हैं, इनकी जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे छोटे छोटे से प्रोसेस में कन्वर्ट हो गई माइक्रोविलाई में, इसलिए हमने इसको नाम दिया ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम। अब ब्रश बॉर्डर नाम आया है, माइक्रोविलाई नाम आया, मतलब क्या फंक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन या सीक्रेशन करना, सरफेस एरिया बढ़ाना। ये कहाँ मिलती है, गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर में इनका काम क्या है, हम जानते हैं लिवर से बाइल जूस सीक्रेट होता है। ठीक है, लिवर में भी सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम में बाइल जूस सीक्रेट हो गया, और यहाँ से बाइल जूस जो है निकल के जाता है किसके पास, गॉल ब्लैडर के पास। गॉल ब्लैडर क्या करता है, उस बाइल जूस में से जो एक्सेस वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बाइल जूस को कॉन्सेंट्रेटेड बना के वापस से रिलीज कर देता है। मतलब गॉल ब्लैडर का काम क्या है, बाइल जूस को कॉन्सेंट्रेटेड बनाना, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इसीलिए सरफेस एरिया ज्यादा करने के लिए यहाँ पे माइक्रोविलाइज है, जिसकी वजह से ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन कर सके। दूसरा मॉडिफिकेशन है ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम। ये कॉलमनार सेल्स, इनमें कुछ सेल्स मॉडिफाई हो गई और क्या बन गई, ग्लैंड, ग्लैंड की तरह काम करने लग गई सीक्रेशन करने का। ठीक है, ये ग्लैंड, इसलिए इनको नाम दे दिया ग्लैंडुलर कॉलमनार। कॉलम तो शेप है, लेकिन इसमें कुछ सेल कैसी हो गई, ग्लैंड की तरह। ये कौन सी ग्लैंड होती है, गॉबलेट सेल्स। ठीक है, यूनिसेल्युलर ग्लैंड का एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स, और इनका काम क्या होता है, ये हमेशा म्यूकस का सीक्रेशन करती है। ठीक, यानी कि ये वाला टिश्यू कहाँ मिलेगा, ये वाला मॉडिफिकेशन कहाँ मिलेगा, हर उस जगह पे जहां पे स्मूथ मीडियम की जरूरत पड़ती है, जहां पे मीडियम को स्मूथ बना के रखना है, उसके लिए ये वाला टिश्यू होता है जो म्यूकस का सीक्रेशन करता रहता है। ठीक है, कहाँ कहाँ होता है, स्टमक, कोलोन, रेक्टम और यूट्रस। स्टमक, हम जानते हैं फूड जैसे स्टमक में जाता है, तो स्टमक में क्या होता है, एसिड रिलीज होता है, HCl। तो HCl क्या करेगा, हमारी स्टमक की वॉल को भी तो डैमेज करेगा। तो स्टमक की वॉल को डैमेज होने से बचाने के लिए स्टमक में म्यूकस का सीक्रेशन होता है, जो उस स्टमक की वॉल को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ताकि HCl डायरेक्टली स्टमक की वॉल्स के कांटेक्ट में ना आ पाए, अदरवाइज स्टमक भी डैमेज हो जाएगा। तो स्टमक की वॉल पे जो म्यूकस की लेयर बनी, उसका सीक्रेशन किसने किया, ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं स्टमक की वॉल में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है, तो आंसर दोगे कॉलमनार एपिथेलियल। कौन सा मॉडिफिकेशन, ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियल, क्योंकि म्यूकस का सीक्रेशन हो रहा है। वैसे ही अब खाना स्टमक से आगे जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा, फीकल मैटर बन गया, और इस फीकल मैटर का पैसेज करवाना, इसको आगे पास करवाना पड़ता है। तो वहां पे हमारा जो कॉलोन और रेक्टम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, यहाँ का मीडियम स्मूथ होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, ताकि वो जो फीकल मैटर है वो इजीली पास ऑन कर सके, आगे की तरफ मूव कर सके। इसीलिए यहाँ पे भी म्यूकस चाहिए, तो यहाँ पे भी ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम। यूट्रस, फीमेल के अंदर जो यूट्रस होता है वहां पे भी म्यूकस, वहां पे भी मीडियम को स्मूथ बनाए रखने के लिए म्यूकस की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए यहाँ पे भी क्या होता है, ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पे देखें, ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम। क्या मतलब, कॉलमनार एपिथेलियल है, इसमें कुछ सेल ग्लैंड की तरह काम कर रही है, कुछ सेल माइक्रोविलाई की तरह काम कर रही है। ये डायग्राम देखिए आप, कॉलमनार सेल्स कुछ में ग्लैंड्स बन गई, कुछ जगह पे माइक्रोविलाई बन गई, मतलब फर्स्ट और सेकंड मॉडिफिकेशन दोनों एक साथ आ गए। तो ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम, मतलब इन टिश्यू का काम क्या है, इनका काम एब्जॉर्प्शन करना भी है और इनका काम सीक्रेशन करना भी है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। म्यूकस का सीक्रेशन भी हो रहा है, ग्लैंडुलर म्यूकस का सीक्रेशन भी हो रहा है, ब्रश बॉर्डर यहाँ से एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। कहाँ मिलता है, ड्यूडेनम और इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम आप ये मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, क्यों, स्टमक से फूड गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक के अंदर एसिड रिलीज हुआ था, तो खाने के साथ एसिड मिक्स हो गया। अब वो एसिडिक फूड जब इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो एसिड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी तो डैमेज करेगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस चाहिए, तो वो म्यूकस आता है यहाँ से ग्लैंडुलर से। ठीक है, अब ब्रश बॉर्डर, हम जानते हैं जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही तो होता है, ड्यूडेनम और जेजुनम में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्योंकि एब्जॉर्प्शन होता है तो सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए वहां पे माइक्रोविलाई लगी होती है, इसीलिए ये ब्रश बॉर्डर है। तो
इंटेस्टाइन की वॉल को HCl से बचाने के लिए म्यूकस चाहिए तो ग्लैंडुलर है, और क्योंकि इंटेस्टाइन से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो सरफेस एरिया बढ़ाना है, इसीलिए ब्रेस्ट बॉर्डर, तो दोनों एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट वन इज सीलिएटेड कॉलमनार। कॉलमनार एपिथेलियम पे जब सीलिया लग जाए किसी पार्टिकल को मूवमेंट करवाने के लिए, तो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ मिल रहा है, फेलोपियन ट्यूब और एपेंडाइमल एपिथेलियम। फेलोपियन ट्यूब जानते हैं हम, फीमेल के अंदर जब ओवर रिलीज होता है तो वो जो ओवरी से ओवर रिलीज होता है वो मूव करते करते कहाँ आता है, फेलोपियन ट्यूब में। तो जो फेलोपियन ट्यूब में वो ओवर मूव करता है, तो उसको मूव करवाने के लिए वहां पे क्या लगे होते हैं, उसकी वॉल पे सीलिया, तो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। एपेंडाइमल एपिथेलियल पहले भी बताया था मैंने, ब्रेन के अंदर, ब्रेन की लाइनिंग एपेंडाइमल एपिथेलियम कहलाती है। ब्रेन की लाइनिंग एपेंडाइमल एपिथेलियम। ब्रेन के अंदर क्या बनता है, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इस CSF का मूवमेंट ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक लाने के लिए वहां पे सीलिया चाहिए, इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। लास्ट स्टीरियोसीलिएटेड कॉलमनार, मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टीरियोसीलिया और माइक्रोविलाई की प्रॉपर्टी एक जैसी है, बस माइक्रोविलाई छोटे प्रोसेस है, स्टीरियोसीलिया बड़े प्रोसेस है, बाकी फंक्शंस सेम है, सारी चीजें पहले बता चुका हूँ। इसके एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था, केवल दो ही जगह मिलते हैं, ED और VD, एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंस, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब आप, बहुत सिंपल सी चीज है, स्क्वेमस कहाँ मिलेगा, वो जगह जहाँ पे अंदर स्पेस बहुत कम हो, वहां पे हमेशा स्क्वेमस एपिथेलियम मिलेगा, क्योंकि अंदर सिंपल स्क्वेमस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जगह ही नहीं है तो बड़ी बड़ी सेल तो आ नहीं सकती। इससे थोड़ी सी ज्यादा जगह वाली जगह है, कोई ऑर्गन है, तो वहां पे क्यूबॉइडल होगा, और जिसके अंदर का ल्यूमेन बहुत ज्यादा है वहां पे हमेशा कॉलमनार एपिथेलियल हो सकता है। आप देखो स्टमक बड़ा चैम्बर है, अंदर जगह होती है तो वहां पे कॉलमनार सेल्स आ सकती है, ठीक है। अब देखो यूट्रस बड़ा चैम्बर है, कि वहां पे अंदर जगह ज्यादा है तो वहां पे बड़ी सेल्स आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ देखो फेलोपियन ट्यूब, इसके अंदर भी ल्यूमेन ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पे भी कॉलमनार सेल्स आ सकती है। छोटी जगह पे जो ऑर्गन छोटा है, जिसके अंदर ल्यूमेन कम है, वहां पे हमेशा स्क्वेमस एपिथेलियम आएगी। तो ये सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम खत्म हुआ हमारा। सिंपल एपिथेलियम का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। मतलब इसका हम पहले पढ़ चुके हैं, स्यूडो मतलब फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर्ड। ऐसा लगता है, फॉल्सली अपीयर्ड है कि ये मल्टी लेयर्ड है, ऐसा लगता है कि ये मल्टी लेयर्ड है, बट होता ये सिंगल लेयर्ड है, यूनी लेयर्ड है, ठीक है। अब हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये मल्टी लेयर्ड है, अब देखिए इसमें जो सेल्स होती हैं सारी एक शेप की नहीं है, कॉलम शेप की लंबी लंबी सेल्स है, लेकिन इनके बीच बीच में कुछ छोटी छोटी सेल्स भी आती है, बड़ी सेल्स के बीच में छोटी छोटी सेल्स हैं, ठीक है। तो सेल्स की साइज छोटी बड़ी एक तो, और इन सेल्स का न्यूक्लियस अलग अलग जगह पे। आप देखिए कॉलमनार बड़ी बड़ी सेल्स है, इनका न्यूक्लियस नीचे, और ये छोटी छोटी सेल्स है, इनका न्यूक्लियस थोड़ा सा ऊपर, तो न्यूक्लियस की पोजीशन भी ऊपर नीचे। तो हम जब इसके न्यूक्लियस को देखेंगे तो हमें भी लगेगा कि न्यूक्लियस की दो लेयर है, ठीक है, न्यूक्लियस की दो लेयर है, मतलब मल्टी लेयर लग रहा है। लेकिन सारी की सारी सेल्स एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है ना, छोटी और बड़ी सब एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, मतलब सब सिंगल लेयर्ड है। तो होती एक्चुअल में सिंगल लेयर्ड है, बट लगती कैसी है, मल्टी लेयर्ड, इसीलिए इसको नाम दिया हमने स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। तो होती कैसी है, सिंगल लेयर्ड, ठीक है। कैसे पता चला सिंगल लेयर्ड है, क्योंकि सारी की सारी सेल्स सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है। लगती कैसी है, मल्टी लेयर्ड, क्यों लगती है, क्योंकि सेल्स की साइज छोटी बड़ी है और उनका न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग पोजीशन पे है, ठीक। इस स्यूडो स्ट्रेटिफाइड की जो सेल्स हैं कॉलमनार सेल्स, उनमें भी मॉडिफिकेशन हो जाता है अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग। कुछ कॉलमनार सेल्स पे सीलिया लग गए, कुछ कॉलमनार सेल्स जो है वो ग्लैंड्स की तरह काम करने लग गई, गॉबलेट सेल्स की तरह, ठीक है। तो ये इसका मॉडिफिकेशन हो गया। मॉडिफाई होने के बाद हम इस टिश्यू को क्या बोलते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड ही था, लेकिन उसमें कुछ सेल्स जो थी कॉलमनार सेल्स वो मॉडिफाई हो गई, उसने सीलिया लगा दिया और कुछ ने ग्लैंड्स लगा दिया, तो हो गया PSCCGE। क्या मतलब है, वापस बोल रहा हूँ, P का मतलब स्यूडो, S का मतलब स्ट्रेटिफाइड, C का मतलब कॉलमनार, कॉलम शेप की है ना, फिर अगले C का मतलब सीलिया, G का मतलब ग्लैंडुलर, E का मतलब एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है, कॉलमनार सेल्स है, सीलिया लगा, ग्लैंड्स लग गई, और ये एपिथेलियल टिश्यू। तो PSCCGE ये होता है, ठीक है। कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में। देखिए आप, ये हमारे ट्रेकियम, ये हमें मिलेगा रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ द नेजल चैम्बर। सबसे पहला ये हमारा नोज है, ये नेजल चैम्बर है अंदर वाला, अंदर ये नोज नेजल चैम्बर पूरा। ये सबसे बाहर आपको दो ओपनिंग दिख रही है, दिस इज द नॉस्ट्रल्स, यहाँ से एयर अंदर जाती है। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, दिस इज द नेजल चैम्बर। इस नेजल चैम्बर के अंदर तीन पार्ट है, ठीक है। इस नेजल चैम्बर के अंदर तीन पार्ट है। सबसे पहले वेस्टिबुलर जोन है,
फिर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम या रेस्पिरेटरी जोन है, और फिर सबसे पीछे की तरफ आता है ऑल्फैक्टरी जोन या ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। यहाँ पे इन तीनों में सबसे पहले वेस्टिबुलर, रेस्पिरेटरी, ऑल्फैक्टरी। तो ये इस नेजल चैम्बर में जो बीच वाला पार्ट है रेस्पिरेटरी जोन या रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, यहाँ पे कौन सा टिश्यू होता है? PSCCGE। फिर बता रहा हूँ, याद रखिए, हमारे नोज में सबसे बाहर दो ओपनिंग है, नॉस्ट्रिल्स, जैसे ही अंदर एंटर करती है पूरा अंदर चैम्बर है ना, ये चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, इस चैम्बर को कहते हैं नेजल चैम्बर। इस नेजल चैम्बर के 3 पार्ट है। सबसे पहले आता है वेस्टिबुलर जोन, यहाँ पे हेयर्स लगे हुए हैं जो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम या रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है, और उसके सबसे पीछे की तरफ कौन आता है? ऑल्फैक्टरी जोन। तो इस नेजल चैम्बर का जो रेस्पिरेटरी जोन है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, वहां पे क्या होता है? PSCCGE होता है, ठीक। दूसरा ट्रेकिया, रेस्पिरेटरी के अंदर ट्रेकिया जो होता है वहां पे होता है PSCCGE, और हमारे ब्रोंकियोल्स जो होते हैं रेस्पिरेटरी के अंदर, वहां पे भी होता है PSCCGE। काम क्या है? पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एक तो सीलिया लगा है, ठीक है, तो सीलिया क्या करता है? जो म्यूकस सीक्रेट होता है, उस ग्लैंड्स का काम क्या है? म्यूकस को सीक्रेशन करना। म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, इस म्यूकस का ये सीलिया मूवमेंट करवाते 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 वापस उसको बाहर की तरफ लेके आते हैं। तो ट्रेकिया और ब्रोंकियोल में म्यूकस सीक्रेट हुआ मीडियम को स्मूथ बनाए रखने के लिए, ठीक है, और जो म्यूकस बना वो ज्यादा म्यूकस ना बस सीक्रेट हो जाए, बॉडी के अंदर ज्यादा ना डिपॉजिट हो जाए, तो उस म्यूकस को ये सीलिया क्या करते हैं? लगातार ये बाहर की तरफ मूवमेंट करवा के लेके आते हैं नोज तक, ठीक है। तो इस तरीके से मीडियम को स्मूथ बनाए रखने के लिए म्यूकस चाहिए, तो ग्लैंड्स हैं, और उसको बाहर निकालने के लिए उसको एक यूनिडायरेक्शन जो है मूवमेंट करवाने के लिए वहां पे क्या लगा हुआ है? सीलिया। दूसरा, डस्ट पार्टिकल को अगर यहाँ पे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में ट्रैप हुआ तो उसको भी सीलिया जो है ये प्रोपेल आउट कर करके बाहर की तरफ लेके आएंगे। तो ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड प्रेजेंट है कहाँ पे? हमारे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ द नोज, नेजल चैम्बर के रेस्पिरेटरी जोन में, ट्रेकिया में प्रेजेंट है, ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट है। ये तो बात हो गई सिंपल एपिथेलियम की, जिसमें सेल सिंगल लेयर में प्रेजेंट है और अलग अलग शेप है। हमने दूसरा टाइप देखा था एपिथेलियल का, कंपाउंड एपिथेलियम, और हमने ये भी बात करी थी कि कंपाउंड का मतलब जहां पे सेल्स एक से ज्यादा लेयर में प्रेजेंट है, एक से ज्यादा लेयर होनी चाहिए सेल्स की। इनका काम क्या है? क्योंकि सेल्स की एक से ज्यादा लेयर है, इसका मतलब ये थिक वॉल बनाएगी, और थिक वॉल है इसका मतलब वो प्रोटेक्शन देने का काम करती है। किसी भी ऑर्गन के अंदर जहां पे कंपाउंड एपिथेलियम है, इनका काम होता है उस ऑर्गन को मैकेनिकल स्ट्रेस और केमिकल स्ट्रेस से बचा के रखना। क्योंकि दीवार मोटी है भाई, दीवार पतली होगी तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कम कर पाओगे ना, क्योंकि दीवार इजीली टूट जाएगी। मान लो आपके घर की दीवार बहुत पतली है, वो उसको इजीली तोड़ देगा, लेकिन दीवार अगर मोटी होगी, है ना, तो क्या होगा? उसको तोड़ नहीं पाएगा, मतलब आप प्रोटेक्टेड हो। वैसे ही किसी ऑर्गन के अंदर अगर मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम है, कंपाउंड एपिथेलियम है, मतलब उसकी वॉल थिक है, इसका मतलब वो उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी। कौन कौन से टाइप होते हैं? हमने पढ़ा था कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर 2 टाइप होते हैं। पहला स्ट्रेचेबल, जिसका एग्जांपल ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ठीक है, स्ट्रेचेबल पढ़ा था हमने, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। दूसरा नॉन स्ट्रेचेबल है, जिसमें हमने पढ़ा था स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं मैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम से, जो कि स्ट्रेचेबल टिश्यू है, और इसी ट्रांजिशनल एपिथेलियम का दूसरा नाम है यूरोथेलियम। यूरोथेलियम इसका नाम क्यों रखा? सबसे पहली बात, क्योंकि ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम मोस्टली हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर मिलता है, यूरिनरी सिस्टम में मिलता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इसीलिए इसका नाम यूरोथेलियम भी रख दिया। यूरिनरी सिस्टम में मिलता है ये हमारे, इसीलिए इसका नाम यूरोथेलियम भी रखा। स्ट्रेचिंग होती है इसके अंदर, इसलिए ये स्ट्रेचेबल टिश्यू में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? हमने पहले इसका एक डायग्राम देखा था। डायग्राम में क्या देखा था? ये बहुत सारी लेयर का बना हुआ है, ठीक है। सबसे नीचे वाली लेयर इनर मोस्ट लेयर, फिर उसमें बीच में मिडिल लेयर, और सबसे ऊपर वाली लेयर। ये जो लेयर होती है सेल्स की, इनका शेप क्या क्या होता है? तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है सबसे नीचे वाली, उसकी सेल्स जो है वो क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, ठीक। उसके ऊपर मिडिल में 2 to 4 लेयर्स जो होती हैं सेल्स की, वो या तो अम्ब्रेला शेप हो सकती है या पियर शेप हो सकती है। सेल्स का शेप है ये हमेशा फिक्स रहेगा। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है सेल्स की, 1 से 2 लेयर, इनका शेप हमेशा ओवल शेप रहता है। सेल्स का ये शेप हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। अब कनेक्ट एपिथेलियल पढ़ रहे मतलब क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होनी चाहिए। यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम में ये जो सेल्स की लेयर हैं, ठीक है, ये जो सेल्स की लेयर है भाई, ये मान लो अपन मान लेते हैं ये सबसे नीचे वाली लेयर, ये सबसे नीचे वाली लेयर, ये मान लो होगी क्यूब शेप, फिर बीच में आ गई पियर शेप,
अम्ब्रेला शेप, ये ऐसी 2 से 4 लेयर ऐसी आ जाएगी इस तरीके से, और सबसे ऊपर आ गई ओवल शेप इस तरीके से। तो ये हो गई बहुत सारी लेयर। ये सारी की सारी सेल्स कौन किसके ऊपर सिचुएटेड है? एक थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, ये थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। ये टिश्यू जब रेस्टिंग कंडीशन में है तब ये आपको बहुत पतली सी बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई देगी, लेकिन जैसे इसमें स्ट्रेचिंग होगी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ से डिसअपियर हो जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देती है। तो हमें ऐसा लगता है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम में कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो ऑन द रेस्ट, जब रेस्ट पे है टिश्यू तो बहुत थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही आपने स्ट्रेचिंग किया, इसको ऐसे खींचा, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं दिखाई देती है। और सारी की सारी सेल्स देखो यहाँ अलग अलग शेप की है, ये रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही आपने इसको खींचा, स्ट्रेच किया, सारी की सारी सेल्स आपको फ्लैट दिखाई देगी, एक जैसी दिखाई देगी। बस ये प्रॉपर्टी इसकी। क्या प्रॉपर्टी याद रखनी है? मल्टी लेयर्ड है वो तो आपको याद रखना ही है, कंपाउंड है। इनर मोस्ट क्यूब लाइक, मिडिल अम्ब्रेला शेप या पियर शेप, आउटर मोस्ट ओवल शेप। और क्वेश्चन पूछा जाए कि बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट या एब्सेंट, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बट कब है? ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन। लेकिन ऑन स्ट्रेचिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, स्ट्रेचिंग में बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देता है, ठीक। उसके बाद ये जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल्स की, इन सेल्स के सबसे बाहर एक क्यूटिकल की लेयर आ जाती है, क्यूटिकल से सराउंडेड रहती है सेल्स, ठीक है। क्यूटिकल की लेयर होने की वजह से ये टिश्यू जो है ये वाटरप्रूफ हो जाता है। क्यूटिकल की लेयर है तो वहां से ये सेल्स क्या हो जाती है? वाटरप्रूफ हो जाती है। वाटर इसको क्या कर नहीं पाएगा? डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। ये मान लो सबसे ऊपर वाली सेल्स है, सबसे ऊपर वाली ओवल शेप है, तो ये सराउंडेड रहती बाय द क्यूटिकल लेयर, ऐसे क्यूटिकल की एक लेयर आ रही, तो वाटर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, वाटरप्रूफ। क्या जरूरत पड़ गई इसको ऐसा करने की? हम खुद ही कह रहे हैं कि ये टिश्यू मैक्सिमम यूरिनरी सिस्टम में मिलता है, मतलब जहाँ पे यूरिन बन रहा है। यूरिन में तो वाटर है ना खूब सारा, और वाटर अगर लगातार इन सेल्स के कांटेक्ट में आएगा तो सेल्स को डैमेज करेगा जल्दी। इसीलिए इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए बाहर कौन है? क्यूटिकल लेयर, ठीक है। तो ये इसको क्या करती है? वाटरप्रूफ बना रही है। इन सेल्स के बीच में कनेक्शन कैसे होता है? बाय द इंटरडिजिटेशन। हमने पढ़ा था इंटरसेल्यूलर जंक्शंस में इंटरडिजिटेशन, मैंने कहा था ना, दो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे फिंगर लाइक प्रोसेस एक दूसरे में मर्ज कर जाती है, ठीक है। तो ये सेल इसके पास वाली सेल से कैसे कांटेक्ट में रहेगी? ये सेल पास वाली सेल से कैसे कांटेक्ट में रहेगी? बाय द इंटरडिजिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सेल जंक्शन कौन सा है? इंटरडिजिटेशन। अब ये मिलता कहाँ का है? तो मैंने आपको जैसे अभी बताया ये यूरिनरी सिस्टम में मिल रहा है। तो आप देखिए एग्जांपल, रीनल पेल्विस किडनी के अंदर होता है, रीनल पेल्विस एरिया, जहाँ से सारा यूरिन आता है एक साथ एक चैम्बर के अंदर, और फिर यहाँ से इकट्ठा होके कहाँ जाता है? यूरेटर। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं यूरेटर, वो दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे आके ओपन होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर में कलेक्ट किया गया, और फिर यहाँ से जब बाहर निकलेगा यूरिथ्रा, तो प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द मेल यूरिथ्रा। तो सारा का सारा यूरिनरी सिस्टम देखिए आप, रीनल पेल्विस किडनी के अंदर, ठीक है। रीनल पेल्विस से यूरिन कलेक्ट होके कहाँ आता है? यूरेटर में, दोनों ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और यूरेटर से यूरिन आता है यूरिनरी ब्लैडर में, और ब्लैडर से बाहर निकलेगा तो यूरिथ्रा। तो मेल के अंदर जो प्रोक्सिमल पार्ट है यूरिथ्रा का, उसमें क्या मिलता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। फीमेल के अंदर तो प्रोक्सिमल पार्ट होता ही नहीं है, ठीक है। फीमेल का यूरिथ्रा बहुत छोटा होता है, फीमेल के यूरिथ्रा की लेंथ बहुत कम होती है, मेल के यूरिथ्रा की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। फीमेल के यूरिथ्रा की लेंथ जो है वो 1 to 2 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो मेल के अंदर जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है यूरिथ्रा का उसमें मिलता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। डिस्टल पार्ट में टिश्यू दूसरा होता है, फीमेल के यूरिथ्रा में दूसरा टिश्यू होता है, लेकिन यहाँ पे अभी हम मेल की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरोथेलियम कहला रहा है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द यूरिनरी सिस्टम। स्ट्रेचेबल है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत थिन जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन जैसे स्ट्रेचिंग करोगे वो डिसअपियर हो जाती है। क्यूटिकल की एक लेयर प्रेजेंट है जो इसको वाटरप्रूफ बनाती है, ठीक है। और मैं आपको बताया था पहले भी, मॉडिफिकेशन केवल उन सेल में होंगे जो खुद को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाती है, एक्टिवली किसी काम में इन्वॉल्व होती है। जो एक्टिवली कोई पार्ट में इन्वॉल्व नहीं है वो मॉडिफाई नहीं होगी, इसीलिए इसका कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। कंपाउंड एपिथेलियम में पहला पार्ट
ट्रांजिशनल पढ़ा, दूसरा पार्ट स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रक्चर में दोनों सेम रहते हैं, ट्रांजिशनल या स्ट्रेटिफाइड दोनों ही मल्टी लेयर्ड हैं, ठीक है। बेसिक डिफरेंस हमने क्या देखा था, ट्रांजिशनल जो है वो स्ट्रेचिंग से उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, स्ट्रेटिफाइड में यहाँ पे वेल डिफाइंड बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको हर कंडीशन में दिखाई देगी, ठीक है। तो ये भी मल्टी लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे भी इनर मोस्ट लेयर और मिडिल लेयर सेम एज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इनर मोस्ट लेयर वही क्यूबॉइडल शेप की होती है, मिडिल लेयर यहाँ पे भी वही अम्ब्रेला शेप, पॉलीगोनल, पॉलीहेड्रल हो सकती है। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसके शेप चेंज होते रहते हैं। आप इस डायग्राम में देखिए, कनेक्टिव टिश्यू है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर आपको बहुत सारी लेयर दिखाई दे रही है। इनर मोस्ट लेयर क्यूबॉइडल शेप की, ट्रांजिशनल में भी सेम था। मिडिल लेयर पॉलीगोनल, पॉलीहेड्रल, अम्ब्रेला शेप, ट्रांजिशनल में भी सेम था। आउटर मोस्ट लेयर, ट्रांजिशनल में आउटर मोस्ट लेयर का शेप कैसा था, ओवल शेप। यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड में आउटर मोस्ट लेयर के शेप चेंज होते रहते हैं, जैसा आउटर मोस्ट लेयर की सेल का शेप होगा वैसा ही स्ट्रेटिफाइड का टिश्यू का नाम रखा गया है। अगर आउटर मोस्ट लेयर की सेल्स जो है उनका शेप फ्लैट है तो टिश्यू हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि मल्टी लेयर है, और सेल्स कैसी है, फ्लैट है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। अगर आउटर मोस्ट लेयर की शेप जो है क्यूब शेप है या क्यूबॉइडल शेप है तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल हो जाएगा। आउटर मोस्ट लेयर की जो सेल्स है उनका शेप अगर पिलर लाइक या टॉल स्लेंडर है तो ये हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि मल्टी लेयर है, और आउटर मोस्ट पिलर शेप है तो कॉलमनार, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। तो इस तरीके से स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल का जो नॉमेनक्लेचर किया गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की प्रॉपर्टी, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, इनर मोस्ट लेयर क्यूबॉइडल, मिडिल लेयर पॉलीगोनल, पॉलीहेड्रल, अम्ब्रेला शेप। आउटर मोस्ट लेयर कैसी होगी, स्क्वेमस आ गया, मतलब आउटर मोस्ट लेयर कैसी होगी, फ्लैट होगी, ठीक है। बाकी सब सेम है। यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में जो सबसे अंदर वाली सेल्स होती हैं, ये आप समझिए सबसे नीचे मैंने ड्रॉ करी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये ब्लू कलर से जो आपको सेल्स दिखाई दे रही है इनर मोस्ट सेल्स हैं। ये जो इनर मोस्ट लेयर होती है, इन सेल का माइटोटिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। माइटोटिक इंडेक्स का मतलब होता है डिवीजन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी बहुत फास्ट ये डिवाइड करती है। तो ये सबसे नीचे वाली जो सेल्स है ये बहुत फास्ट रैपिडली डिवाइड करती है, नई नई सेल्स बनाएगी, मतलब ये डिवाइड कर करके नई लेयर बनाती रहती है, नई नई लेयर का फॉर्मेशन करती रहती है। ये डिवाइड करेगी, सेल्स की एक लेयर बनेगी, वो लेयर ऊपर चली गई, फिर ये डिवाइड करेगी, सेल्स की नई लेयर बनेगी, वो ऊपर चली गई। तो इस तरीके से नई नई लेयर का फॉर्मेशन करती है। इसीलिए इनर मोस्ट लेयर के अंदर हम कहते हैं कि माइटोटिक इंडेक्स ज्यादा है, माइटोसिस ज्यादा करती है और ये नई लेयर बनाती है, इसलिए हम इस इनर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं जर्मिनेटिवम लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर। केवल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में ऐसा नाम रखा गया है, ठीक है, ये जर्मिनेटिवम लेयर, ठीक। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के अंदर क्या होता है, ये जो सेल्स है इन सेल्स के अंदर कुछ टिश्यू में क्या होता है, केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट हो गया। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की सेल्स में केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट हो गया, सबसे ऊपर वाली सेल्स में। अगर केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट हो गया तो वो सेल्स नॉन लिविंग हो जाएगी, और इस कंडीशन में इस टिश्यू को हम बोलेंगे केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड क्यों, मल्टी लेयर है, स्क्वेमस क्यों, फ्लैट है। और अगर इन सेल्स में केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट हो गया, नॉन लिविंग हो गई, तो टिश्यू हो गया केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। केराटिन प्रोटीन की वजह से नॉन लिविंग हो गया। कहाँ मिलेगा, स्किन की एपिडर्मिस, सबसे ऊपर वाली लेयर, ये नॉन लिविंग है। स्किन की बहुत सारी लेयर है लेकिन सबसे ऊपर वाली लेयर नॉन लिविंग है, इसके नीचे सारी लिविंग है, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग पार्ट केराटिन डिपॉजिटेड है, ठीक है। हमारे हेयर्स, टिप ऑफ द हेयर्स, आप हेयर को कट करो आपको कभी दर्द नहीं होता क्योंकि नॉन लिविंग पार्ट है, टिप है, लेकिन इसको अंदर से ऐसे उखाड़ दोगे तो अंदर जो नीचे वाली लेयर है वो लिविंग है, इसलिए दर्द होता है। नील्स, टिप ऑफ द नेल्स, नाखून काटते हो दर्द नहीं होता क्योंकि नॉन लिविंग है, लेकिन ज्यादा अंदर तक कट जाता है, इनर मोस्ट लेयर तक चला जाता है तो दर्द होता है क्योंकि वो लिविंग है, ठीक है। वैसे ही एनिमल्स के अंदर बॉडी में जो स्केल्स होते हैं, फेदर्स होते हैं, जो हॉर्न्स होते हैं, सींग होते हैं, वो भी क्या है, नॉन लिविंग पार्ट होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि केराटिन डिपॉजिटेड है। अगर किसी भी सेल में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के किसी भी सेल में कोई केराटिन डिपॉजिट नहीं हुआ है, एज इट इज सब कुछ लिविंग है, तो वो कहलाएगा नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। सब कुछ लिविंग है, नीचे वाली, बीच वाली, ऊपर वाली, सारी की सारी सेल्स कहती है लिविंग है, तो कहलाएगा नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। कहाँ मिलता है, बॉडी की ओपनिंग्स, आप देखिए ओपनिंग्स, ये आईज हमारी ओपनिंग है, तो इस ओपनिंग में आईज में क्या होता है, कॉर्निया होता है, कॉर्निया ऑफ द आई, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, नॉन केराटिनाइज्ड। ये हमारी ओपनिंग है, इस ओपनिंग में क्या आ रहा है, लिप्स, इनर लाइनिंग ऑफ द लिप्स, इनर लाइनिंग ऑफ द चिक्स,
अंदर की तरफ क्या है, पैलेट, आगे चलोगे पैलेट के आगे चलोगे तो वहां पे आएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स के आगे चलोगे तो आएगा इसोफेगस, ठीक है। ये सब क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज। इसोफेगस के आगे चलोगे तो स्टमक आ जाएगा, स्टमक में ये नहीं होता, स्टमक में हमने याद किया था ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम। स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में चलोगे, याद करो वहां पे भी ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम। फिर आप पहुंचोगे लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में फिर से याद करो ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट वाले पार्ट में एनल कैनाल, फिर से वो ओपनिंग है बॉडी की, ओपनिंग नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद आ गया वेजाइनल लाइनिंग, वेजाइना फीमेल के अंदर दैट इज ऑल्सो एन ओपनिंग, तो उसकी लाइनिंग पे होता है। और कॉर्निया ऑफ आई तो मैंने बता ही दिया। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ ओपनिंग आपको दिख रही है वहाँ पे ये एग्जांपल से यहाँ पे क्या मिलता है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये सारी की सारी सेल्स लिविंग होती है, इनमें कोई भी केराटिन प्रोटीन डिपॉजिटेड नहीं होता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का दूसरा पार्ट स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, भाई मतलब सबसे ऊपर वाली जो सेल्स है अगर उनका शेप कैसा हो जाए, क्यूब शेप, तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल हो जाएगा। हमने अभी तो पढ़ा कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के अंदर सबसे ऊपर वाली सेल्स इंपॉर्टेंट है, उनका जैसा शेप वैसा टिश्यू। तो सबसे ऊपर आउटर मोस्ट सेल्स कैसी हो जाए, क्यूबॉइडल, तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। मिडिल और इनर मोस्ट सेम रहेगी, जैसी ट्रांजिशनल में थी, जैसी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में थी। कहाँ कहाँ मिलता है, मोस्टली ये वाला पार्ट डक्ट्स में मिलता है। डक्ट, जो ग्लैंड्स की डक्ट्स होती है ना, उन डक्ट्स में मिलेगा। तो सीक्रेटरी डक्ट स्वेट ग्लैंड के डक्ट में मिलेगा, सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट में मिलेगा, मेमरी ग्लैंड के डक्ट में मिलेगा, पेनक्रियास के डक्ट में मिलेगा। तो ये इन डक्ट्स में मिलने वाला टिश्यू होता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। और ये फीमेल के यूरिथ्रा वाले पार्ट में भी मिलता है। हमने पढ़ा ना प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द मेल यूरिथ्रा पढ़ा था हमने, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। वैसे फीमेल के यूरिथ्रा में मिलता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो ये डक्ट्स में मिल रहा है, मोस्टली डक्ट में ये मिलता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। बाइल डक्ट में नहीं मिलता है। बाइल डक्ट में क्या होता है, बाइल डक्ट में हमने पढ़ा था सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, याद रखिएगा। थर्ड पार्ट है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। सिंपल है, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीलेयर, और सबसे ऊपर वाली सेल्स जो है उसकी शेप ऐसा होगा कॉलम शेप, तो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम हो गया। अब ये स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार की जो सेल्स है वो दो तरीके से मॉडिफाई होती है। अगर इन सेल्स पे सीलिया लगा है तो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम हो जाएगा। कहाँ मिलता है ये, हमारे लैरिंग्स में, ठीक है। और अगर सीलिया नहीं लगा है तो नॉन सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ मिलता है, हमारे एपिग्लॉटिस में। ये सिंपल चीजें हैं, याद करनी है। अब हमने सारी बेसिक चीजें पढ़ ली है तो आपको पता चल जाना चाहिए, जैसे मैं नाम बोलूँ कि सीलिएटेड कॉलमनार, आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि कॉलमनार सेल्स का शेप है, उसके ऊपर सीलिया लगा हुआ है। सीलिया है मतलब ये किसी न किसी चीज का मूवमेंट करवाएगा। मैं बोलूँ कि स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, स्ट्रेटिफाइड का मतलब आपको समझना है कि मल्टीलेयर है और सबसे ऊपर वाली सेल्स का शेप कैसा है, कॉलमनार। हर चीज को रटने की जरूरत नहीं है, एक बार बेसिक जो है उनको अच्छे से पढ़ो, बाकी चीजें अपने आप आपको दिमाग में रखनी है। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल के एग्जांपल ये मोस्ट ऑफ द डक्ट्स में मिलता है, यानी कि स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, पेनक्रियास, इन सबकी डक्ट में मिलेगा। क्या बाइल डक्ट में मिलेगा, नहीं मिलेगा। बाइल डक्ट में क्या मिलेगा, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। फीमेल के यूरिथ्रा में जरूर मिलेगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सेल्स कैसी होती है, कॉलम शेप की। अगर इसके मॉडिफिकेशन में अगर सीलिया लगाए तो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ मिलता है, लैरिंग्स में। अगर सीलिया नहीं लगा है तो नॉन सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ मिलता है, एपिग्लॉटिस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टिश्यू के दोनों पार्ट यानी कि एपिथेलियल और कंपाउंड दोनों खत्म हुए। एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, आप इनको टिश्यूज के हिसाब से याद करो या सिस्टम के हिसाब से याद करो कि भाई हमारा जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, तो अगर मैं याद करूँ लिप्स पे कौन सा होता है, चिक्स पे कौन सा होता है, पैलेट पे कौन सा होता है, फेरिंग्स पे कौन सा होता है, इसोफेगस पे कौन सा होता है, स्टमक पे कौन सा होता है। आप एक सिस्टम के हिसाब से भी याद कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे दैट इज अ ग्लैंड। अगला पार्ट है एपिथेलियल के अंदर ही आता है ग्लैंड। ग्लैंड होती क्या है, बॉडी की कोई भी सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स जो कोई सीक्रेशन करे बॉडी के अंदर, कोई किसी भी चीज का सीक्रेशन करे तो हम उस सेल्स या उस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, ग्लैंड्स। बॉडी की कोई भी सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स जो बॉडी के अंदर किसी चीज का सीक्रेशन करे, किसी केमिकल का सीक्रेशन करे, वाटर का सीक्रेशन करे, किसी भी चीज का सीक्रेशन करे, तो वो ग्लैंड्स कहलाती है। बॉडी के अंदर ग्लैंड्स जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनती है, कनेक्टिव टिश्यू से नहीं बनेगी, एपिथेलियल टिश्यू से और अराइज होती है और तीनों जर्म लेयर से बन सकती है। जैसे हम जानते हैं एपिथेलियल टिश्यू तीनों जर्म लेयर से अराइज हो सकता है, वैसे ही ग्लैंड्स भी तीनों जर्म लेयर से बन सकती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों से। ग्लैंड्स के अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया सीक्रेशन के बेसिस पे। ग्लैंड्स तीन टाइप की होती है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मेक्सोक्राइन या हेट्रोक्राइन।
एक्सोक्राइन ग्लैंड हमेशा डक्टेड होती है, एक ऐसी ग्लैंड जिसकी डक्ट है, एक ग्लैंड है जो कुछ सीक्रेट करेगी, और कैसे सीक्रेट करेगी, उसका एक पाइप लगा दिया, उस पाइप में से उसका सीक्रेशन जा रहा है, तो उस पाइप को क्या कहते हैं, उसकी डक्ट कहते हैं। तो डक्टेड ग्लैंड होती हैं ये, इनकी खुद की डक्ट्स होती हैं, और मोस्टली ये ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, एंजाइम्स का सीक्रेशन करती है। हम जानते हैं बॉडी में जैसे हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट होती है ना, सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा सीक्रेट किया, अब माउथ में कैसे आएगा, डक्ट पाइप के थ्रू आएगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बॉडी में जहाँ जहाँ मिलेगी आपको, इंटेस्टाइन में मिलेगी, स्टमक में मिलेगी, उन सब की डक्ट्स होती हैं, वो डक्ट उस सीक्रेशन को लेके आती है। ठीक, एंडोक्राइन ग्लैंड, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ोगे आप एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, इसमें कोई ग्लैंड है उसको सीक्रेशन करना है, लेकिन इसके पास पाइप नहीं है, डक्ट नहीं है, तो क्या करेगी, ये ब्लड में डाल देती है अपना सीक्रेशन, कि भाई ब्लड तो जा ही रहा है मेरा, ये सीक्रेशन भी लेता जा, तो वो ब्लड के साथ उसका सीक्रेशन पहुंच जाता है अपनी टारगेट सेल के ऊपर। तो ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, और ये क्या सीक्रेट करती है, कौन सा केमिकल, ये हार्मोन सीक्रेट करती है। बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं बॉडी में, आप पूरा सिस्टम पढ़ोगे, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, आपकी थायराइड ग्लैंड हो गई, आपकी एड्रिनल ग्लैंड हो गई, थाइमस ग्लैंड हो गई, ये सब की सब हार्मोन सीक्रेट करती है, चैप्टर आएगा आगे। नेक्स्ट इज द मिक्सोक्राइन या हेटेरोक्राइन ग्लैंड, नाम से ही पता चल रहा है मिक्सोक्राइन जो मिक्स नेचर का है, ठीक है, यानी कि एक ऐसी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन नेचर की भी होती है, मतलब इसके पास डक्ट भी होती है, मतलब ये एंजाइम भी सीक्रेट करती है, और जो एंडोक्राइन नेचर की भी होती है, मतलब इसके पास डक्ट नहीं भी होती है, ये हार्मोन भी सीक्रेट करती है। सर कैसे समझ गया, एक ग्लैंड जिसमें कुछ सेल जो है वो एंजाइम सीक्रेशन करने का काम करेगी, तो वो डक्ट के थ्रू करेगी। उसी ग्लैंड में कुछ सेल ऐसी है जो हार्मोन सीक्रेट कर रही है, डायरेक्ट ब्लड में डाल रही है, मतलब एक ही ग्लैंड के अंदर दोनों काम हो रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एग्जांपल्स में आप जानते हैं पैनक्रियाज और गोनेट्स, गोनेट्स मतलब टेस्टिस और ओवरीज, है ना, तो ये पैनक्रियाज और गोनेट्स जो है, यहाँ से एंजाइम और हार्मोन्स दोनों ही चीजें सीक्रेट होती है। एंजाइम या कोई नॉन एंजाइमेटिक पार्ट जैसे कि वाटरी फ्लूइड हो गया, बाइकार्बोनेट्स हो गए, वो तो ये सब की, ये सारी की सारी चीजें भी एक्सोक्राइन में ही आती है। तो पैनक्रियाज की बात करते हैं जैसे, तो पैनक्रियाज में हम जानते हैं ना कि आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस होता है जो हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है, जिसे इंसुलिन सीक्रेट हो गया, ग्लूकागोन सीक्रेट हो गया, तो ये तो हार्मोन से पैनक्रियाज से सीक्रेट हो रहे हैं। ऐसे ही एसिनी ऑफ पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है, ठीक है, उसमें एंजाइम्स होंगे। तो इस तरीके से ये पैनक्रियाज और गोनेट्स ये दोनों क्या करते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों नेचर के होते हैं, मतलब ये हार्मोन भी सीक्रेट कर सकते हैं या हार्मोन के अलावा कोई दूसरे केमिकल भी सीक्रेट कर सकते हैं, यानी कि डक्ट भी होती है और बिना डक्ट की भी होती है। ठीक, तो ये पहला टाइप। ग्लैंड का दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स, कितनी सेल्स से मिलके बनी है कोई ग्लैंड, कितनी सेल्स है उसके अंदर। अगर एक ही टाइप की सेल से मिलके बनी है तो वो कहलाएगी यूनिसेल्युलर ग्लैंड, एक ही टाइप की सेल्स है ना, जैसे कि गॉबलेट सेल और पेनेट सेल्स म्यूकस का सीक्रेशन करती है, तो ये यूनिसेल्युलर टाइप की ग्लैंड होगी। एक से ज्यादा सेल्स का क्लस्टर है, ग्रुप बना हुआ है, एक से ज्यादा टाइप की सेल्स का क्लस्टर है, तो वो मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स है। गॉबलेट सेल और पेनेट सेल के अलावा जितनी भी ग्लैंड्स आएंगी वो सारी मल्टी सेल्युलर टाइप की ग्लैंड्स होंगी बॉडी के अंदर। तो ये हो गए दो तरीके के क्लासिफिकेशन, सीक्रेशन की बेसिस पे और नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे। तीसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सीक्रेशन। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ सीक्रेशन, जिसमें हमने देखा था एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्सोक्राइन। दूसरा था नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। तीसरा है नेचर ऑफ सीक्रेशन कैसा है। तीन टाइप का इसमें क्लासिफिकेशन होता है, एक्राइन या मीरोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा एपोक्राइन ग्लैंड्स, तीसरा होलोक्राइन ग्लैंड्स। मतलब क्या है समझेंगे। एक्राइन या मीरोक्राइन में क्या होता है, ये मान लो एक ग्लैंड है या सेल है, इस ग्लैंड या सेल के अंदर अपना सीक्रेटरी मटेरियल कलेक्ट हुआ, जो भी इसको सीक्रेट करना है वो आया। जैसे ये पूरी की पूरी सेल या ग्लैंड भर जाती है सीक्रेटरी मटेरियल से, ये डिफ्यूजन करके इस सीक्रेशन को बाहर भेज देती है। डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आ गया मटेरियल, बाहर आ गया डिफ्यूज करके, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और ये सेल क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। फिर दोबारा जब इसको सीक्रेशन करना होगा फिर ये अपना मटेरियल कलेक्ट करेगी, फिर डिफ्यूजन के थ्रू बाहर करेगी। मतलब इसमें सेल का कोई भी पार्ट डैमेज नहीं हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द सीक्रेशन। कहाँ मिल रही है, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, गॉबलेट सेल्स, म्यूकस ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये सब वो ग्लैंड हैं जब सीक्रेशन करती है तो इनका कोई पार्ट डैमेज नहीं होता है। दूसरा एपोक्राइन, एपो मतलब एपेक्स। इसमें हो क्या रहा है, देखिए ये एक सीक्रेटरी सेल है, इसको जो भी मटेरियल सीक्रेट करना है वो इसने बनाया और अपने टॉप एपेक्स वाले पार्ट में कलेक्ट कर लिया। ये रेड कलर से जो आपको दिख रहा है, ये एपेक्स वाले पार्ट में इसने सीक्रेटरी मटेरियल कलेक्ट कर लिया, इसको सीक्रेट करना है।
जब ये सीक्रेट करती है तो इस ग्लैंड का एपेक्स, ये टॉप वाला पार्ट, इस पूरी सेल से अलग हो गया, देखो टूट के अलग हो गया, ये बाहर आ गया, साथ में सीक्रेशन को भी ले आया और सेल भी डैमेज हुई है। तो हमेशा सेल का एपेक्स, टॉप वाला पार्ट टूट के अलग हो जाता है सीक्रेशन के साथ में हर बार। अब जब इस सेल को फिर से कुछ नया सीक्रेशन करना होगा, इसमें फिर से एपेक्स वाला पार्ट नया बनेगा, फिर से वापस से सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे एपेक्स वाला पार्ट डैमेज होता है अलोंग विद द सीक्रेशन, इसमें मिलता है मेमोरी ग्लैंड में। थर्ड वन इज द होलोक्राइन। होलोक्राइन, द होल ग्लैंड बर्स्ट। होता क्या है, ये एक ग्लैंड है या सेल है, मटेरियल इकट्ठा हुआ, अब जब इसको सीक्रेशन करना है, जब सीक्रेशन करना है तो पूरी की पूरी सेल या ग्लैंड ही बस्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है और सीक्रेशन बाहर। ठीक है, तो पूरी की पूरी ग्लैंड यहाँ डैमेज होती है। हर बार ये ग्लैंड या हर बार ये सेल जो है उस ग्लैंड में ये नई बनती है जो सीक्रेट करने वाली सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी ग्लैंड या सेल जो है डैमेज हो रही है। कहाँ मिल रहा है, सीबेसियस ग्लैंड, सीबम का सीक्रेशन होता है। जीज ग्लैंड और मेबोमियन ग्लैंड, ये दोनों हमारी आईज में प्रेजेंट होती है, क्लियर सीक्रेशन में हेल्प करती है। तो एक्राइन या मीरोक्राइन में कोई पार्ट डैमेज नहीं होता है, डिफ्यूजन के थ्रू हर बार मटेरियल बाहर निकलता है। एपोक्राइन में एपेक्स वाला पार्ट हर बार डैमेज होता है, मटेरियल को लेके जाता है, और होलोक्राइन में पूरी की पूरी सेल जो है वो डैमेज हो जाती है, हर बार नहीं बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन है अलग अलग बेसिस पे, और यहाँ पे हमारा एपिथेलियल जो है वो खत्म होता है।